पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई जो भारत की तरफ से की जा रही है और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ जबरदस्त। इसका सबूत है पाकिस्तान के हुक्मरानों की वो गीदड़ भक्तियां जो सामने आ रही हैं, सरहद पर पाकिस्तानी सेना की बेचैनी जो देखने के लिए मिल रही है। भारत के एक्शन से जिन्ना लैंड में दहशत है। पाकिस्तान के 3 फैसलों से जरा समझिए किस तरीके से वो दहशत सामने नजर आ रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में आतंकियों का सबसे बड़ा मददगार वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई है और पाकिस्तान ने आईएसआई के ही चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी। यानी आसिम मलिक के पास अब आईएसआई चीफ और एनएसए चीफ दोनों पद रहेंगे। वहीं भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। अब पाकिस्तान भारत की एयर स्ट्राइक का खौफ इतना बढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में बॉर्डर एरियाज में जामर लगा दिए। वहीं पाकिस्तान में भारत के एक्शन के बाद जो खौफ है, पूरी रात पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक बैठकों का दौर जारी रहा है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया और आक्रामक रणनीति के चलते पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत की ओर से पहलगाम का बदला लेने के लिए और आतंकी हमले में शामिल लोगों को सबक सिखाने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। इसी से पाकिस्तान में खलबली है। ऐसे में भारत आक्रामक तेवर से घबराए पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी है। आसिम मलिक के पास अब आईएसआई चीफ और एनएसए दोनों की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में 2022 से एनएसए का पद खाली था। आनन फानन में अचानक आईएसआई चीफ को ये जिम्मा दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि ये दुनिया जानती है पहलगाम में जो हमला हुआ और इससे पहले भी जितने हमले हुए हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान की ये कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई इसकी भूमिका है। लिहाजा आईएसआई के चीफ को एनएसए का जिम्मा देना अब कई सवाल खड़े कर रहा है। तो ये जबान है जो पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं। वहीं 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम में खूनी खेल को अंजाम दिया। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के इस ग्रुप ने स्थानीय मददगारों के साथ मिलकर कई ठिकानों की रेकी की थी कि आखिर ये हमला कहां करें। इसको लेकर बाकायदा यहां पहलगाम पहुंचकर प्लान जब इन्होंने बनाया तो सबसे पहले पहलगाम की आरू घाटी की रेकी की, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी की वजह से इस लोकेशन को रिजेक्ट किया। इसके बाद अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की। यहां अम्यूजमेंट पार्क में भीड़ कम थी पर्यटकों की, इस वजह से आतंकवादियों ने इस इलाके को भी कैंसिल कर दिया। फिर वो बेताब घाटी गए। बेताब घाटी में सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, इसी के चलते आतंकवादियों ने रिस्क नहीं लिया और 19 अप्रैल को बैसरन घाटी पहुंचे थे और बैसरन घाटी को शॉर्टलिस्ट किया और बैसरन घाटी में ही 22 अप्रैल की वो तारीख जब आतंकवादियों की तरफ से ये कत्लेआम मचाया गया, चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त पहलगाम से ही मौजूद हैं। बिलाल, जिस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है उसी से ये तस्वीर साफ हो रही है, कैसे ये कड़ियां जोड़ने में सुरक्षा बल कामयाब हुए हैं कि आतंकी अप्रैल के महीने में ही यहाँ पहलगाम में पहुंच गए थे और अलग अलग लोकेशंस पर जा रहे थे। क्या एक ग्रुप के तौर पर जाते थे ये इन लोकेशंस पर और इनकी रेकी करते थे? क्या डिटेल सामने आ रही है बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 1500 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और बाकी जो स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद जो है जैसे जैसे पहलगाम मामले में जांच जो है वो एनआईए की आगे बढ़ रही है, उसके बाद नए नए जो खुलासे हो रहे हैं और उससे जो एनआईए है वो कड़ियाँ जुटाने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक पता चली है कि जो आतंकी हैं वो हमले से एक हफ्ते पहले ही जो है वो पहलगाम पहुँच गए थे, यानी 15 अप्रैल को वो पहलगाम पहुंच गए थे और उसके बाद जो है वो पहलगाम के अलग अलग इलाकों की आतंकियों ने रेकी की और इसमें उनकी मदद की ओवरग्राउंड वर्कर्स ने। ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकियों ने पहली रेकी की आड़ू वैली की। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पहलगाम से, ये रास्ता आड़ू वैली तक जाता है। हालांकि अभी फिलहाल ये सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बलों के जवान जो है वो यहाँ बैरियर लगा हुआ है, आगे जो है वो किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आड़ू वैली के बाद जो दूसरी जगह रेकी की गई वो था ये अम्यूजमेंट पार्क, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।
ये वो अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर जो आतंकी है वो अपने जो साथी हैं उनके साथ पहुंचे हुए थे और इस पूरे पार्क की उन्होंने आतंकियों ने रेकी की, लेकिन चूंकि भीड़ जो है वो यहां पर कम थी, इस वजह से इस लोकेशन को जो है आतंकियों ने नकार दिया। और इसके बाद जो तीसरी लोकेशन वो बेताब वैली थी, बेताब वैली में भी जो आतंकी है उन्होंने भी उस जगह की रेकी की, लेकिन बेताब वैली आपको बता दें कि जो अमरनाथ यात्रा है के रास्ते में बेताब वैली पड़ती है और अमरनाथ यात्रा की वजह से जो 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 सुरक्षा दायरा है वहां पर वो मुस्तैद रहता है, काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है, इसलिए बेताब वैली को भी आतंकियों ने नकार दिया। इसके बाद जो चौथी जगह की रेकी की गई हमले से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को, वो थी बैसरन घाटी। अब बैसरन घाटी की अगर आप भौगोलिक स्थिति को समझें तो बैसरन घाटी की तरफ जो जाने वाले जो रास्ते हैं, पीछे की तरफ जो जंगल है, किश्तवाड़ का जो इलाका है, तो घने जंगल हैं और भीड़ जो है जो आतंकियों का मकसद था, जो दहशत फैलाना जो मकसद था, उसमें वहां पर भीड़ जो है वो, क्योंकि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है बैसरन घाटी को, और जो सैलानी पहलगाम आता है उसकी कोशिश रहती है कि बैसरन घाटी पहुंचा जाए, इस वजह से बैसरन घाटी में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और जब आतंकी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ देखा, इसके बाद उन्होंने अपने मंसूबों, अपने गलत इरादों को एग्जीक्यूट करने के लिए उस बैसरन घाटी को चुना। लेकिन आपको दिखा दे कि ये अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर भी आतंकियों ने रेकी की थी। अम्यूजमेंट पार्क जहां पर बिलाल मौजूद है, यहां पर भी आतंकवादी आए थे और इस जगह की भी रेकी की थी, लेकिन आखिरकार चुना उन्होंने बैसरन घाटी को। 2 वजह इसकी बताई जा रही हैं, एक तो यहां पर पर्यटकों की चहल पहल और दूसरा यहां सुरक्षा बलों की तैनाती ना होना। इस वजह से आतंकवादियों ने बैसरन घाटी को चुना और फिर 22 अप्रैल को वो आतंकवादी हमला जो दुनिया ने देखा। पहलगाम हमले की जांच के दौरान पहली बार एबीपी न्यूज को जम्मू कश्मीर पुलिस की दर्ज एफआईआर की कॉपी मिल गई है। इस कॉपी में वारदात का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। एफआईआर में लिखा है, विश्वसनीय सूत्रों से पुख्ता सूचना मिली कि पहलगाम की बैसरन घाटी में अज्ञात आतंकवादियों ने अपनी सीमा पार बैठे हैंडलरों के निर्देश पर अवैध रूप से हासिल किए ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व नियोजित हमला किया है। तो ये एफआईआर में जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे बता रही हूं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें सामने आई है निकलकर, सीधे आपको लेकर चलेंगे। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, ये एफआईआर जो फौरन वारदात के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई थी, वही एफआईआर की कॉपी है क्या जो सूत्रों के हवाले से हमारे हाथ आई है, और इसमें और कौन कौन सी डिटेल्स हैं? रोमाना, देखिए, ये एफआईआर की वो कॉपी है जो घटना के तुरंत बाद दर्ज हुई थी, यानी उसमें सिर्फ घटना के बारे में पुलिस को सूचना कब मिली, क्या प्राथमिक जानकारी उनके पास थी और कितने लोग हताहत हुए, ये भी इसमें नहीं लिखा है। लेकिन ये लिखा गया है कि बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं और कुछ लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई है, और एक पुलिस अधिकारी जिनका एएसपी रैंक के अधिकारी और एक कांस्टेबल जो कि घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले पुलिस कर्मियों में शामिल थे, उनके बाबत से ये खबर दी जा रही है कि इस तरीके की एक वारदात हुई है जिसमें विदेशी मिलिटेंट ने सरहद पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ये हमले को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद जब एनआईए ने ये मामला अपने हाथ में लिया है तो अब एक नया एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें इस हमले के बारे में जो ज़्यादा जानकारी है वो सामने आ रही है, और साथ साथ जो इस हमले को लेकर जो अब जानकारी साझा की जा रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाले तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं। इस ग्रुप के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने से कश्मीर घाटी में घूम रहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में सोनमर्ग के टनल प्रोजेक्ट पे हुए हमले में भी इसी ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है। उसके बाद इस ग्रुप की मूवमेंट मध्य कश्मीर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर गुलमर्ग में भी बताई जा रही है, जिसमें गुलमर्ग में सेना के एक वाहन को निशाना बनाकर हमला किया गया जिसमें 2 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। और बताया जा रहा है कि यही ग्रुप गुलमर्ग में उस समय भी मौजूद था जब गुलमर्ग में इसी साल 7 मार्च को एक फैशन शो के बाद एक कंट्रोवर्सी उठी थी। रमज़ान के महीने में हुए इस फैशन शो के बाद सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है, खुफिया एजेंसियों का ये कहना है कि गुलमर्ग भी एक टारगेट था इस हमले के लिए। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा बलों की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, आर्मी का हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, जम्मू कश्मीर पुलिस की क्विक रिएक्शन टीम्स भी यहाँ पे तैनात हैं। तो इसीलिए मार्च के महीने में इस गुलमर्ग को टारगेट के तौर पर नकारते के बाद
गुलमर्ग से पहलगाम तक का तकरीबन 200 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये ग्रुप पहलगाम पहुंचा है 15 अप्रैल के आसपास और फिर वहां पे 4 जगह की रेकी करके बैसरन घाटी को चुना, जो कि चौंका देने वाले तथ्य हैं कि इतने आसानी से मिलिटेंट जो है कश्मीर घाटी में विभिन्न पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वाकई में ये हैरान करते हैं कि आखिरकार आतंकवादियों का ये मूवमेंट जिस तरीके से आसिफ बता रहे थे, इतनी आसानी से गुलमर्ग से पहलगाम ये किस तरीके से हो पाया, और इतने महीने से अगर ये इस इलाके में है, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं, कई घटनाएं जिनमें इनकी भूमिका रही है, तो फिर अब तक ये पकड़ से दूर क्यों है? और मुश्किल यही कि अभी भी ये आतंकवादियों का जो समूह है वो हाथ नहीं लग पाया है। पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक का खौफ है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में जैमर लगा दिए हैं। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारतीय लड़ाकू विमानों के डर से पाकिस्तान ने जो बॉर्डर वाला इलाका है भारत के साथ लगता है, वहां पर ये जैमर लगाया है। पाकिस्तान ने चीन में बने एंटी मिसाइल सिस्टम यहां पर लगाए हैं। ये बड़ी खबर। पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक का खौफ ऐसा कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में जैमर लगा दिए हैं। चीन में बने एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर एरिया में एक्टिवेट कर दिए हैं। पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान को पता है कि भारत की तरफ से सबक तो सिखाया जाएगा पाकिस्तान को, और ऐसे में जिस तरीके से उरी के बाद तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक, और पाकिस्तान को डर यही कि कहीं दोबारा भारत की तरफ से कोई हवाई हमला ना कर दिया जाए जिसकी पाकिस्तान को भनक तक ना लगे। इसीलिए पूरी तरह अलर्ट मोड में पाकिस्तान आ गया है। हमारे देश के दुश्मन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी जहां से भारत में घुसपैठ करते हैं और अपने नापाक मंसूबों को भारत में आकर अंजाम देते हैं। आज एबीपी न्यूज उस जगह पर मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा वो जगह जहां आतंकवादी छिपकर बैठते हैं और यहीं से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर उरी में मौजूद हैं। यहां की जीरो लाइन से आपको वो पोस्ट दिखाएंगे जहां से पाकिस्तानी सेना सीजफायर का उल्लंघन करती है। हालांकि भारत के एक्शन से खौफजदा आतंकिस्तान के गांव अब इस इलाके में खाली पड़े हुए हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है पाकिस्तान की तरफ लगने वाले बॉर्डर वाले गांव में, क्योंकि पाकिस्तान भारत के एक्शन के बाद जंग के खौफ में आ चुका है। दिखाते हैं आपको गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं जीरो लाइन पर। जीरो लाइन यानी भारत पाकिस्तान सीमा की वो लाइन जिसके एक तरफ भारत आता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब उरी सेक्टर में आने वाली ये जीरो लाइन है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो पोस्ट आप कैमरे में देखेंगे, ये पोस्ट है पाकिस्तान की पोस्ट। इस पोस्ट को हाजी पीर पोस्ट कह सकते हैं। हाजी पीर यानी पाकिस्तान के अंदर आने वाला वो पहाड़ या वो जगह जहां से इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में कई सालों से होता आ रहा है। कुछ दिन पहले भी इसी हाजी पीर रेंज से 2 आतंकी भारत आने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सेना ने उनको न्यूट्रलाइज किया। तो हाजी पीर पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, और मेरी दाईं तरफ अगर आप देखें तो मेरी दाईं तरफ अगर कैमरा हम पैन करेंगे तो ये पूरा पाकिस्तान है। हाजी पीर की ये जगह है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान है। जीरो लाइन के इस तरफ का ये पूरा पाकिस्तान है। हाजी पीर इसको कहते हैं। और ये गांव, छोटे छोटे घर देख रहे हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर आने वाले गांव हैं और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। यानी जीरो लाइन, अगर ये कर्व आप देखेंगे ऊपर का पहाड़ से लेकर ये एक लाइन यहाँ पर जो दिख रही है, इसके इस तरफ भारत है और पीछे के सारे पहाड़ आप देख रहे हैं, घरों के साथ पीछे के पहाड़, वो सारे पहाड़ पाकिस्तान के अंडर में आते हैं। अब यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ किस तरह पोस्ट बने हैं और किस तरह माहौल तनावपूर्ण है, बताने के लिए मेरे साथ उरी का एक युवा है। नोमान इसका नाम है। नोमान कई सालों से यहाँ रहता है, पढ़ाई करता है और यहाँ पर होने वाली जो तनाव की स्थिति है उसने देखी है। नोमान, सबसे पहले आपको जानना चाहूँगा, जीरो लाइन इसे हम कहते हैं, जैसा मैं बता रहा था, क्या मैं सही बता रहा था? अगर आप भी हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि उरी की ये जीरो लाइन कहाँ से पहुँचती है, कैसे पहुँचती है? बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये हाजी पीर सेक्टर इसे कहा जाता है। ये उड़ी में है, तो यही जीरो लाइन है। यहीं से जो शेलिंग वगैरह होती है तो यहीं से होती है। आपने भी शेलिंग, तोपें, बॉम्ब चलते हुए सब देखा है, उसको महसूस किया है? हमने
तो कुछ साल पहले देखा है, लेकिन हमसे जो हमारे बुज़ुर्ग वगैरह हैं उन्होंने बहुत झेला है। यहाँ पे बहुत, यहाँ पे शेलिंग होती थी, नुकसान होता था हमारे घर वालों को, और मकान वगैरह लाइफ का डैमेज होता था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। जी बताइए नुमान, ये ऊपर की पोस्ट पाकिस्तान की पोस्ट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूरा पहाड़ ये हाजी पीर का पहाड़ है? ये सब हाजी पीर का पहाड़ है, और उस साइड पाकिस्तान की पोस्ट, ये घर जो दिखते हैं वो सारे पाकिस्तान के। जी हाजी पीर सेक्टर से। पहलगाम हमले के बाद में दोबारा से जंग के हालात बने हैं, तो उरी में क्या माहौल है? उरी में बहुत डर का माहौल है, क्योंकि तब से यहाँ पे एक तो बॉर्डर है, हम सब बॉर्डर के लोग हैं, डरते हैं, यहाँ पे कभी भी शेलिंग हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, माहौल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जीरो लाइन का असर आपकी ज़िंदगी पर भी होता है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हर बार जब भी तनाव आता है तो सबसे पहली मार उरी को झेलनी पड़ती है। उरी को ज़रूर, क्योंकि जब भी शेलिंग होती है तो हम लोग ही फंसते हैं, बॉर्डर के लोग, हमें ही बहुत गोलियां वगैरह यहाँ पे पड़ते हैं, बम पड़ते हैं, शेलिंग बहुत ज़्यादा शेलिंग होती है, तो हम लोगों को ये झेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जंग के हालात हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही उम्मीद रखते हैं कि अमन हो बॉर्डरों पे हम लोग, ताकि हम लोग भी चैन से जी पाएँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरी बाईं तरफ का ये हिस्सा, मेरी बाईं तरफ का हिस्सा ये भी पाकिस्तान के अंदर में आता है। अगर एकदम हम जूम करेंगे यहाँ से, तो थोड़ा फॉग जैसे जो रास्ता इन पेड़ों के बीच में दिख रहा है, ये सारे पहाड़ पाकिस्तान के हैं, उसको पांडो पॉइंट कहते हैं, और उसके पीछे कमालकोट जो भारत के अंदर में आता है, उसके ठीक पीछे का पहाड़ पाकिस्तान का है, वहाँ भी LOC या जीरो लाइन इसको कहते हैं। और ये इन सारे पहाड़ों के पीछे आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और मुजफ्फराबाद को इसको कहा जाता है। तो ये उरी अगर हम बात करें तो उरी में ब्रिगेड कैंप पर हमला हुआ, उरी में कई बार हमने देखा, बालाकोट के समय में भी एयर स्ट्राइक जब हो रही थी तो यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट थी, तो शेलिंग होती थी, कई सारे गांव उन शेलिंग का शिकार बने थे। तो पाकिस्तान लगातार शेलिंग करता आ रहा है, जिसका नुकसान कमालकोट, उरी, इन सब गांवों को झेलना पड़ा है। इन पहाड़ों के पीछे भी देखें तो भारत के कुछ गाँव हैं, और उनके पीछे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आता है। तो उरी मैं कह सकता हूँ 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, और यही वजह है कि उरी के लोग लगातार दहशत में रहते हैं कि अगर इस तरह के हालात बने तो उनको उसकी मार झेलनी पड़ेगी। और आज की स्थिति भी वैसी ही है। उरी में आज जीरो लाइन पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर फिलहाल अमन शांति है, सीज फायर की वजह से कोई शेलिंग, कोई फायरिंग नहीं हो रही है। जो बातें आ रही थी कि 3 दिन पहले फायरिंग हुई, ऐसा फायरिंग नहीं हुआ। अभी यहाँ पर पूरी तरह से अमन शांति है, और उरी के लोग यही चाहते हैं कि जीरो लाइन में जंग ना हो, और भारत सरकार कोई ऐसे फैसले ले जिससे बदला भी लिया जाए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। LOC पर जो लोग रह रहे हैं उनसे भी हमने बात की है। उनका कहना है कि हर वक्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग को लेकर डर बना रहता है। उरी इस नाम से पूरा देश वाकिफ है, क्योंकि उरी ने इतना कुछ झेला है, इतनी मार झेली है भारत पाकिस्तान के बीच की अंदरूनी लड़ाई के चलते, कि उरी आज भी उस सदमे से कई बार उभर नहीं पाता। उरी क्या सोचता है आज के हालात पर, ये बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हाजी अब्दुल रशीद साहब, जो कई सालों से और कई जंग कह सकते हैं या कई इस तरह के हालात से गुजरे हैं। रशीद साहब, आपने उरी में जंग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जब ऐसे हालात खड़े हो गए कि जंग होगी या उस तरह की चीज़ें हुई, वो आपने देखा, आपने खुद उसका नुकसान भी झेला है। आप इसको कैसे बयां करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जंग से दोनों ममालिक में सिविलियन ही मारे जाते हैं, फौज भी मारे जाते हैं, सिविलियन भी मारे जाते हैं, और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस वक्त के जो हालात हैं कि कब क्या हो जाए, लोग नहीं चाहते हैं कि जंग हो, हम अमन और शांति चाहते हैं। हाजी साहब, उरी ने बहुत झेला है, आपने खुद मुझे आप बता रहे थे कि आपका घर भी तोप से उड़ा दिया गया था। क्या क्या चीज़ें झेली उरी ने इन हालातों की जगह? बहुत दुख झेले, बहुत लोग घर बार छोड़कर चले गए, बहुत तकलीफें उठाई। हाजी साहब, 1965 में कि जंग में हाजीपुर अपने पास या भारत के पास जी हाँ आया। ताशकंद एग्रीमेंट के बाद ये हाजीपुर दे दिया गया। दे दिया। अब मुझे कई उरी के लोग कह रहे थे कि हाजीपुर देना उरी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि उसी वजह से बहुत कुछ उरी ने झेला है। उसी वजह से, क्योंकि बॉर्डर नज़दीक हो गया है ना। अब यहाँ से आप जो नीचे है ब्रिज है, इसको नंद सिंह ब्रिज बोलते हैं, इसके आगे 2.5 किलोमीटर बॉर्डर है। जितना ये पूरा इलाका है मोहरा बोनियार तक, ये रेंज में है। पाकिस्तान का सब फायर इधर आता है, बड़ा फायर भी आता है और छोटा फायर भी इस नंद सिंह तक आता है।
लेकिन आप भी डर के साए में जी रहे हैं कि कब भी जंग, क्योंकि पहली मार तो आप पर पड़ी। डर के साए में जीता है आप ये कहेंगे कि मैं जहनी तौर पर परेशान हूँ, मैं ज़ाती बात करता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है कि कब क्या हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, कार में बैठे हैं। 1947 से हम यहाँ आए, 47 से हम यहाँ ही बसर कर रहे हैं ज़िंदगी। थोड़ा सा जगह ली है, उसमें मकान बनाए हैं और अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। तो देखिए पूरा देश चाहता होगा कि जंग हो, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन हमारे ही लोग, हमारे ही कश्मीरी भाई जो बॉर्डर इलाके में रहते हैं, वो ये मानते हैं कि गलत हुआ, लेकिन जंग उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं। अगर जंग हुई तो नुकसान इनको झेलना पड़ेगा, जो पिछले कई सालों से उरी झेल रहा है या बॉर्डर के इलाके झेल रहे हैं। घर गया, उससे वापस बनाने में कोई समय लग गया, तो उरी के लोग यही चाहते हैं कि इसको कंडेम कर रहे हैं, इसका बदला लेना चाहिए, लेकिन जंग उसका हल ना हो। दरअसल पाकिस्तान पिछले 8 दिन से रोज सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। सीजफायर उल्लंघन और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अब जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग से बचने के लिए उरी में गांव के लोग खुद ही बंकर बना रहे हैं। उरी तहसील का नाम्बला गांव, वहां से गणेश ठाकुर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये एक बंकर है। ये भारतीय आर्मी का बंकर नहीं तो एलओसी पर रहने वाले अपने भारतीय नागरिकों ने बनाया हुआ बंकर है। मैं फिलहाल उरी इस क्षेत्र में मौजूद हूँ। उरी भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा एक तहसील है, तो उरी के बारे में सब जानते हैं। और जिस तरह पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग के आसार बने हैं, उससे उरी के तमाम नागरिक खौफज़दा हैं, क्योंकि उरी के नागरिकों ने पिछले कई सालों से इस तरह के हालात देखे हैं और इन हालातों में अपना घर, अपना सब कुछ बर्बाद होते हुए देखा है, नष्ट होते हुए देखा है। अब जब जंग के आसार लग रहे हैं तो इस तरह बंकर बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर पोस्ट, जो पाकिस्तान पोस्ट है, वहाँ से शेलिंग होती है, युद्ध जंग छिड़ता है, तो सीधा असर उन पर हो सकता है, उनके घरों पर हो सकता है। तो इस वजह से अगर कोई हलचल हुई और उस तरह की स्थिति निर्माण हुई तो सारे लोग अपने परिवार के साथ इस बंकर में सेफ रहेंगे। और इस तरह हर घर में, लगभग हर घर में उरी और एलओसी पर रहने वाले लोग बंकर बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। मेरे साथ एक युवा हैं जिनका ये घर है, जिन्होंने ये बंकर बनाया है। आपने ये बंकर बनाया, अब क्या माहौल है? डर का माहौल लग रहा है आपको? जैसे कि कंडीशंस बनी हुई हैं, इससे हमें बहुत डर है, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशंस देखी हैं। जब भी शेलिंग होती है, हम पूरा असर हम पे पड़ता है, हमारे घरों पर कई बार लगता है आकर। उससे बचने के लिए सर हम थोड़ा सा ये बंकर बनाया है। हमने मतलब कुछ टाइम तो हुआ था, बंद हुआ था, उससे हमें बहुत खुशी मिली थी और हमने मतलब बंकर उतना इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम फिर से मतलब जैसी कंडीशंस बनी हुई है, हम नहीं चाहते कि ऐसी फायरिंग फिर से शुरू हो, लेकिन उससे बचने के लिए हमने ये बंकर्स बनाए हैं और हमने सफाई कर दी थी। लेकिन उतना मजबूत तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर हाँ गवर्नमेंट से हम सेफ्टी के लिए इसी में आते हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ किया जाए, इस बंकर को थोड़ा मजबूती दी जाए। गवर्नमेंट से आप अपील करते हैं कि इस बंकर को थोड़ा मजबूत बनाया जाए, ताकि हम हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे लिए इतना कुछ किया जाए। आपके कितने हैं, कौन कौन रहते हैं आपके साथ? जी सर, मेरी तो फादर नहीं है, मदर और सिस्टर हैं और बड़ा ब्रदर है। जी सर, मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर है, और भी हम 2-3 घर मिल के सर ये बनाया है, तो इसके लिए हम लोगों के लिए बंकर बनाया। जी सर, मतलब पूरे घर के लिए हम 2-3 घर हैं यहाँ, तो नॉर्मली हम 3 घरों ने मिल के ही बनाया है ये यहाँ पर ये बंकर। डर का माहौल है, मैं समझ सकता हूँ। जब आप रात में घरों में जाते हैं सोने के लिए, उस समय भी आपको लगता होगा कि किसी भी समय इस तरह शेलिंग हो सकती है और गोलियां चल सकती हैं, जिसका असर सीधा आप पर हो सकता है। तो उस खौफ के साए में आप लोग जी रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल सर, किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, कुछ भी धमाका हो, हमें मतलब बहुत खौफ आ जाता है। हम बहुत जल्दी से मतलब कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पहुँचे। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, अब खुश थे हम, कुछ टाइम फायर था, सब कुछ था, तो उससे हम बहुत खुश थे। लेकिन अब फिर से जैसी कंडीशन बनी है सर, बहुत खौफ है। रात को भी अगर कुछ थोड़ी सी भी आवाज़ आए, जाग जाते हैं, डर। आप अगर बताएं बंकर आपने कैसे, किस परिस्थिति में बनाया? अगर आप अंदर जाए, मैं आपके पीछे आता हूँ। जी सर, ये हमने यहीं पे बनाया थे, मतलब पत्थर वगैरह जमा करके और थोड़ी सी सीमेंट वगैरह से बनाया था, और ऊपर ये थोड़ी बहुत लकड़ी थी तो उसी से। लेकिन उतना मजबूत तो नहीं है सर, अगर इसके ऊपर लगे तो बहुत मतलब नुकसान तो हमें, तो अगर इसके ऊपर स्लैब वगैरह पड़ जाए तो ये हमारे लिए बहुत काइंडफुल एक्शन होगा गवर्नमेंट का। इस तरह बंकर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है आपके तहसील में, आपके गाँव में, या
जी हाँ सर, ऑलमोस्ट हर घर में जो बना सकता है उसने तो बना लिया है, और जो नहीं बना सकते वो तो मतलब ऐसे ही हमसायों के घर में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से कहीं तो हर घर ने एक एक अलग बनाया, यहाँ 2-3 घरों ने मिल के। वो जो पहले कम्युनिटी बैंकर्स आए थे वो तो सर हमारे मोहल्ले में तो आया ही नहीं, और आया भी तो जहाँ भी आया बहुत दूर है सर घरों से, तो बहुत खतरा। आखिरी सवाल आपसे, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं कि ये जंग के हालात हैं, इससे कैसे, क्या मन में क्या बात है? सर हम तो यही मन में रखते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो ही ना, जंग कभी मतलब ऐसा माहौल बने ही ना, और उसके बाद अगर होता है तो हम मतलब सुरक्षित रहें, बस सर इतना ही। हम भी अपील कर रहे हैं, देखिए औरतें हैं, ये एक युवा है, आप पढ़ते हैं? जी सर बिल्कुल। कितने में पढ़ते हैं? सर मैंने 12th क्लियर किया है, उसके बाद मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन ऐसे हालात में रह रहे हैं कि शायद पढ़ाई पे भी आपका ध्यान जी सर नहीं होता होगा, इफेक्ट होता होगा। जी सर बिल्कुल, पूरी पढ़ाई इफेक्ट हो गई है इससे भी, मतलब डर लगा रहता है, किताबों पर बैठे आवाज़ आ जाए तो कहाँ सर वो फोकस। फायरिंग रेंज में देखिए, पाकिस्तान के पोस्ट के फायरिंग रेंज में सारे गांव आते हैं उरी के, और इसी वजह से ये अपनी सेफ्टी के लिए बंकर बना रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये तो इन्होंने अपने तरीके से किसी तरह बना दिया है, लेकिन अगर इसको मजबूत पुख्ता करना हो जिससे इनका बचाव हो सके, तो सरकार से मदद की अपील वो करते हैं कि हमें इसमें मदद करें, ताकि अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की स्थिति हुई और जंग छिड़ी और इन्हें फायरिंग रेंज में अगर ये आए, तो ऐसी स्थिति में वो अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव कर सके। ये स्थिति एलो है पर रहने पे सभी आने वाले दिनों में क्या एक्शन, भारत का एक्शन जवाब देता। क्या दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, पूरी। अक्टूबर 2024 में आतंकवादी मूसा ने इस हमले की योजना बनाई थी। इसके बाद जो जानकारी मिल रही है, गुलमर्ग के जंगलों में मूसा पहुंच गया था। आदिल ठोकर के साथ हमले की पूरी प्लानिंग उसने बनाई थी। कुकरनाग के जंगलों में छिपकर हमले के लिए रेकी की थी। कुकरनाग के जंगलों में अस्थायी बेस बनाकर छिपे हुए थे ये आतंकवादी, और अप्रैल के पहले हफ्ते में इस हमले की प्लानिंग की गई थी। ये बड़ी खबर है पहलगाम हमले से जुड़ी हुई। देखिए किस तरीके से 2024 अक्टूबर में मूसा ने इस हमले की योजना बनाई, और उसके बाद कैसे यहां जंगलों में पहुंचकर यहीं रहकर इस हमले को अंजाम देने की पूरी साजिश को रचा गया। कुकरनाग के ही जंगलों में अस्थायी बेस बनाया, यहीं पर आतंकवादी आकर छिपे, और फिर पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में इनकी हमले की प्लानिंग थी, लेकिन हमला अंजाम दिया 22 अप्रैल